इतिहास की सबसे खूबसूरत बात जानते हैं क्या है? यह कभी ठहरता नहीं है। एक दौर जहां खत्म होता है, वहीं से दूसरा महान बदलाव की नींव पड़ती है। सोचिए, एक ऐसी धातु, एक ऐसा काला पत्थर जो जमीन के नीचे से निकला और वह देखते ही देखते कबीलों की शांति को साम्राज्य की जंग में बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं आरआर डिजिटल स्टोरी। हमारी विशेष इतिहास सीरीज के 5वें अध्याय में मेरे सभी प्रतियोगी साथियों का दिल से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने ऋग्वैदिक काल की लोकतांत्रिक राजनीति को समझा था, लेकिन आज हम इतिहास के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां समय करवट ले रहा है। हम प्रवेश कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के दौर में, जिसने भारत के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का विश्लेषण आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए सीधे चलते हैं बदलाव के इस दौर में। मित्रों, एनसीईआरटी के तथ्य के अनुसार लगभग 1000 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के अंतरजी खेड़ा में हमें लोहे के पहले प्रामाणिक साक्ष्य मिलते हैं। उत्तर वैदिक ग्रंथों में इस लोहे को कृष्ण अयस या श्याम अयस कहा गया है। अब इसके पीछे के गहरा विश्लेषणात्मक पहलू समझिए, जो परीक्षा में कथन और कारण में पूछा जाता है। लोहे की खोज कोई मामूली बात नहीं थी, यह एक तकनीकी क्रांति थी। लोहे के आने से दो बड़े बदलाव हुए। पहला, आर्यों के पास अब जंगलों को साफ करने के लिए मजबूत कुल्हाड़ी आ गई, जिससे वे पंजाब से आगे बढ़कर घने जंगलों वाली गंगा घाटी यानी बिहार और उत्तर प्रदेश की तरफ फैलने लगे। दूसरा, लोहे के मजबूत फाल वाले हलों ने खेती को इतना आसान बना दिया कि अब अनाज का भारी मात्रा में अधिशेष उत्पादन होने लगा। यानी कबीले अब सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि संपत्ति जुटाने के लिए खेती करने लगे। खेती के इस विस्तार ने राजनीति का पूरा नक्शा बदल दिया। पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था कि ऋग्वैदिक काल में राजनीति कबीलाई थी और जमीन का कोई महत्व नहीं था, लेकिन अब लोहे के हथियारों के कारण राजाओं की सैन्य शक्ति बढ़ गई और जमीन पर कब्जा करना मुख्य उद्देश्य बन गया। परिणाम यह हुआ कि जो छोटे छोटे कबीले यानी जन थे, वे अब आपस में मिलकर बड़े क्षेत्रीय राज्यों यानी जनपद में बदलने लगे। उदाहरण के तौर पर समझिए, पुरु और भरत नाम के दो बड़े कबीले आपस में मिले और कुरु जनपद का निर्माण हुआ। इसी तरह तुर्वस और कृवि कबीले मिलकर पांचाल जनपद बने। अब राजा किसी कबीले का नहीं, बल्कि एक निश्चित भूभाग का स्वामी हो गया। जनस्य गोपा की जगह अब राजा को भूपति या विसामत्ता कहा जाने लगा। इसी बदलाव ने आगे चलकर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपद का रास्ता साफ किया। अब राजा किसी कबीले का नहीं, बल्कि एक निश्चित भूभाग का स्वामी हो गया। जनस गोपा की जगह अब राजा को भूपति या विषामता कहा जाने लगा। इसी बदलाव ने आगे चलकर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का रास्ता साफ किया। अब बात करते हैं समाज में आए उस बदलाव की, जिसकी कसक आज भी हमारे समाज में महसूस की जाती है। ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था केवल कर्म पर आधारित थी और बहुत लचीली थी, वह उत्तर वैदिक काल में जाकर जन्म आधारित और अत्यंत कठोर हो गई। समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में बट गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में इन चारों वर्णों के कर्तव्यों का विस्तार से वर्णन मिलता है। ऊपर के 3 वर्णों को द्विज कहा गया, जिन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार था, जबकि शूद्रों को इससे वंचित कर दिया गया। महिलाओं की स्थिति में भी भारी गिरावट आई। उनसे शिक्षा और राजनीतिक संस्थाओं जैसे सभा समिति का अधिकार छीन लिया गया। इस दौर में एक नई सामाजिक अवधारणा का जन्म हुआ, जिसे हम गोत्र प्रथा कहते हैं।
पुत्र शब्द का मूल अर्थ था गोष्ठ, यानी वह स्थान जहां पूरे कबीले के धन या गायों को एक साथ बांधा जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसका अर्थ बदल गया। अब यह एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न होने वाले वंश का प्रतीक बन गया और यहीं से गोत्र वही विवाह का नियम शुरू हुआ, यानी एक ही गोत्र के भीतर शादी करना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया। तो दोस्तों, यह था उत्तर वैदिक काल, जहां लोहे की एक चमक ने कबीलों को जनपद बना दिया और समाज को गोत्र और वर्णों की कड़ाई में बांध दिया। लेकिन जरा सोचिए, जब लोहे के कारण खेती इतनी बढ़ गई तो आर्यों की अर्थव्यवस्था कैसी रही होगी। ऋग्वैदिक काल में जिस गाय को कबीलों की जान माना जाता था, क्या उत्तर वैदिक काल में भी उसका वही स्थान रहेगा? और जब व्यापार बढ़ा तो क्या उस दौर में आज के रुपयों की तरह कोई सिक्का या मुद्रा चलती थी? क्या थे वे निष्क और शतमान? इन सभी आर्थिक रहस्यों को और गायों के लिए होने वाले उस प्रसिद्ध युद्ध गवाशिष्ठ के सच को हम पूरी बारीकी से डिकोड करेंगे। अपनी सीरीज के अगले एपिसोड में वैदिक काल का आर्थिक जीवन, पशुपालन बनाम कृषि। मैं हूं राजीव। आर डिजिटल स्टोरी के लिए इतिहास के इस सफर में अपने ज्ञान को प्रमाणिक बनाएं। सुनते रहिए और सीखते रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।